Hello guys, this is Krishna. Welcome back to my channel. So this is the second part of the historical background. ठीक है. So बिना ज़्यादा टाइम लिए हुए आपका हम शुरू करते हैं हिस्टोरिकल बैकग्राउंड. यहाँ पे हमने जैसा कि बताया था 1858 का जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट था वहाँ तक हमने बहुत अच्छे से डिस्कस कर लिया था. ठीक है. तो आज हम डिस्कस करते हैं इंडियन काउंसिल एक्ट ऑफ 1861 के जितने भी प्रोविजंस, जितने भी इम्पोर्टेंट पॉइंट्स रहे हैं. ठीक है गाइज. तो इंडियन काउंसिल एक्ट ऑफ 1861 की बात करें तो इट एक्चुअली इनिशिएटेड द प्रोसेस ऑफ डिसेंट्रलाइजेशन बाय रिस्टोरिंग लेजिस्लेटिव पावर्स टू बॉम्बे एंड मद्रास. राइट. सो यहाँ पे डिसेंट्रलाइजेशन की सबसे पहले इनिशिएशन हो जाता है. वो कौन सा एक्ट होता है? 1861 का इंडियन काउंसिल एक्ट. राइट. अब दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट देखें तो यहाँ पे जो इंडियन होते हैं उन्हें लॉ मेकिंग प्रोसेस के साथ में इन सारी चीज़ों में भी उन्हें एक्चुअली एसोसिएट कर लिया जाता है. ठीक है. राइट गाइज. एंड वॉइस रॉय nominated some Indians as a non-official members of his extended councils. लाइक ऐसे जो 3 इंडियंस को नॉमिनेट किया जाता है उनमें से होते हैं राजा ऑफ बनारस, महाराजा पटियाला और सर दिनकर राव. ठीक है. तो यहाँ पे ये जो नॉमिनेटेड इंडियंस होते हैं, ठीक है, इन्हें अब वॉइस रॉय जो है नॉमिनेट करने लगा था. ऐसे इनके नाम जो हैं राजा ऑफ बनारस, महाराजा पटियाला, सर दिनकर राव जी, ऐसे 3 प्रमुख व्यक्ति थे. ठीक है. एंड पोर्टफोलियो सिस्टम कब इंट्रोड्यूस किया जाता है? वो इंडियन काउंसिल एक्ट ऑफ 1861 ही होता है. ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, एक्चुअली आया भी हुआ है एग्ज़ाम में. तो पोर्टफोलियो सिस्टम जो इंट्रोड्यूस किया गया वो 1861 के जो इंडियन काउंसिल एक्ट आया था उसके थ्रू ही ये लाया गया था. वॉइस रॉय अब जो है ऑर्डिनेंस इशू कर सकता है ड्यूरिंग इमरजेंसी, ये भी पावर दे दी गई. ठीक है. अब बात करते हैं इंडियन काउंसिल एक्ट ऑफ 1909. 1909 एज वी ऑल नो दैट मोर्ले मिंटो रिफॉर्म्स. राइट. तो ये 1909 का जो एक्ट है इसे मोर्ले मिंटो रिफॉर्म के नाम पे भी जाना जाता है. ठीक है, नाम से भी जाना जाता है. यहाँ पे सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट अगर रहता है तो वो रहता है सेपरेट इलेक्टोरेट्स फॉर मुस्लिम्स. ठीक है. तो यहाँ पे जो कम्युनल उस पर बांट दिया गया था वोट बैंक को, तो वो सेपरेट इलेक्टोरेट्स ऑफ मुस्लिम्स की बात यहाँ पे मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है, ये वाला पॉइंट. ठीक है. एक्चुअली यहाँ पे होता क्या है, इंट्रोडक्शन जब ये हो जाता है ना, इट एक्चुअली जब इंट्रोड्यूस कर दिया जाता है सेपरेट इलेक्टोरेट्स फॉर मुस्लिम, तो क्या होता है यहाँ पे जो मुस्लिम्स होंगे वो केवल मुस्लिम्स के रिप्रेजेंटेटिव को ही चूज कर सकते हैं. मतलब अगर अगला बंदा इलेक्ट हो रहा है, कंटेस्ट कर रहा है इलेक्शन, अगर वो मुस्लिम है तो मुस्लिम ही मुस्लिम को वोट दे सकते हैं. इस तरह के ये ब्रिटिश लोग ना यहीं पे फूट डाल दिए थे. सच बताएं तो ये पहला स्टेप था डिवाइड एंड रूल का कंट्री में. ठीक है. यहाँ हिंदू मुस्लिम भी लोग यहीं से शुरू कर दिए थे हमारे देश में. आज ये जो देखने को मिलता है कहीं ना कहीं ये सब ब्रिटिश की दी हुई देन है. सालों ने ऐसा करके बर्बाद कर दिया हमारे भाईचारे को. ठीक है. तो ये जो सेपरेट इलेक्टोरेट्स फॉर मुस्लिम्स है, ये यहाँ पे इंपॉर्टेंट पॉइंट हो जाता है, इसे ध्यान रखिएगा. इंट्रोडक्शन यहाँ पे इंट्रोड्यूस किया जाता है वेरी फर्स्ट टाइम. And also it discuss about the representation in excess of population accorded to Muslims, and for the first time an element of elections to legislative councils. legislative councils के लिए जो है मतलब पहली बार जो है लेजिस्लेटिव काउंसिल्स के लिए इलेक्शंस की बात की जाती है यहाँ पे. ठीक है. एंड आल्सो वी सी अबाउट एसोसिएशन ऑफ इंडियंस विद द एग्जीक्यूटिव काउंसिल्स ऑफ वाइसराय एंड गवर्नर्स. ठीक है. ये भी देखने को मिलता है, जैसे कि हमें पता है सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा जी जो थे वो ऐसे पहले इंडियन होते हैं जिन्होंने वॉइस रॉय के एग्जीक्यूटिव काउंसिल्स को ज्वाइन करते हैं. ठीक है. और वो लॉ मेंबर के रूप में भी अपॉइंट किए जाते हैं. क्या नाम है? सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा. ऐसे पहले इंडियन होते हैं. ठीक है. तो ये रहा हमारा इंडियन काउंसिल एक्ट 1909 के लिए इम्पोर्टेंट जो पॉइंट होता है वो देख लिया हमने. अब हम बात करते हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 की. गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 को मॉन्टेगो क्लेम्सफोर्ड रिफॉर्म्स भी बोलते हैं. ठीक है. जो भी आप बोलते हो, चेम्सफोर्ड या क्लेम्सफोर्ड. ठीक है. आप देख लीजिएगा प्रोनाउंसिएशन जो भी होता है. इसे मॉन्टेगो क्लेम्सफोर्ड रिफॉर्म्स भी बोलते हैं के नाम से जाना जाता है. तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 के जो भी इंपॉर्टेंट प्रोविजंस है उसको हम देखते हैं. सबसे पहले तो ये रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट को इस्टेब्लिश करता है. ठीक है. और यहाँ पे जो ऑफिस ऑफ द हाई कमिश्नर ऑफ इंडिया है उस चीज़ को लंदन में क्रिएट किया जाता है.
जो हाई कमिश्नर ऑफ इंडिया की ऑफिस होती है वो पहली बार लंदन में जो है क्रिएट की जाती है। यहाँ पे बाई कैमरल देखने को मिलता है, इंट्रोडक्शन ऑफ द बाई कैमरल फॉर द फर्स्ट टाइम, वो भी कहाँ पे, सेंटर में। ये याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। बाई कैमरल आप जानते होंगे, द्विसदन बोलते हैं इसे, जैसे लोकसभा राज्यसभा है वैसे ही। तो बाई कैमरल फॉर द फर्स्ट टाइम यहाँ पे इंट्रोड्यूस किया जाता है इंडियन लेजिस्लेचर में, ठीक है। और कम्युनल रिप्रेजेंटेशन देखने को मिलता है। जो कम्युनल रिप्रेजेंटेशन इंडियन काउंसिल एक्ट ऑफ 1909 में जो मोर्ले मिंटो रिफॉर्म था, वहाँ पे जो इंडियन मुस्लिम को सेपरेट इलेक्टोरेट्स दे दिए गए थे, वो यहाँ पे एक्सटेंड कर दिया जाता है। सिक्स या जो सिख होते हैं, क्रिश्चियंस होते हैं, एंग्लो इंडियंस होते हैं, ठीक है, इन सारे लोगों के लिए ये एक्सटेंड कर दिया जाता है, ठीक है। तो कम्युनल रिप्रेजेंटेशन जो है सिख, क्रिश्चियंस, एंग्लो इंडियंस, मुस्लिम, इन सारे लोगों के लिए जो है अब एक्सटेंड कर दिया जाता है, इन्हें भी मिलने लगता है, ठीक है। अभी थोड़ा सा ही फूड डाले थे, यहाँ आकर के और भी डाल दिए। सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया नॉट टू बी पेड फ्रॉम ब्रिटिश रेवेन्यूज। अब यहाँ पे जो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया होगा वो ब्रिटिश रेवेन्यू के थ्रू पेड किया जाएगा, ठीक है। यहाँ पे डायरकी लाई गई प्रोविंसेस में। प्रोविंसेस में डायरकी लाने का मतलब क्या था? देखो, डायरकी में दो सब्जेक्ट हुआ करते थे। पहले तो ट्रांसफर्ड सब्जेक्ट होता था एक, दूसरा रिजर्व सब्जेक्ट होता था। ट्रांसफर सब्जेक्ट में क्या होता था, जो गवर्नर होता था वो मिनिस्टर के साथ में रिस्पॉन्सिबल हुआ करता था। और वहाँ पे रिजर्व सब्जेक्ट जो हुआ करते थे, वहाँ पे गवर्नर जो होता था वो एग्जीक्यूटिव जो होते थे उसके साथ में वो रहते थे, ठीक है। तो रिजर्व तो ट्रांसफर सब्जेक्ट में ये सारी चीज़ें देखने को मिलती है। डायरकी इंट्रोड्यूस किया गया प्रोविंसेस में, ठीक है गाइज। ये रहा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 के इम्पोर्टेंट प्रोविजंस, राइट। अब हम देखते हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट एक्ट आई वुड से। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, ठीक है। इसमें क्या देखने को मिलता है? सबसे पहले ऑल इंडिया फेडरेशन हमें देखने को मिलता है। इट एक्चुअली प्रोवाइडेड फॉर द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ एन ऑल इंडिया फेडरेशन कंजिस्टिंग ऑफ प्रोविंसेस एंड प्रोविंसली स्टेट्स एज अ यूनिट, ठीक है। तो यहाँ पे ऑल इंडिया फेडरेशन देखने को मिलता है। ऑल इंडिया सर्विसेज भी देखने को मिलती है यहाँ पे, ठीक है। जो आज जॉइंट पीएससी है, यूपीएससी है, स्टेट पीएससी है, ये सारी चीज़ें भी हमें देखने को मिलता है। हमारी जो ऑल इंडिया सर्विसेज हैं इस एक्ट के थ्रू ही सबसे पहले लाई गई। और इस्टेब्लिशमेंट ऑफ आरबीआई भी देखने को मिलता है, जैसे कि आरबीआई एक्ट ऑफ 1934 के थ्रू से लाया गया। तो 1935 में इस्टेब्लिश कर दिया जाता है आरबीआई एक्ट को, वो रेगुलेट करे अपने फंक्शंस को, राइट। फेडरल कोड भी देखने को मिलता है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से। वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट आई वुड से, जो रेजिडरी पावर होती है ना, वो अब वाइस रॉय के दे दी गई। जो गवर्नर जनरल हुआ करते थे उनको उनके हाथ में सौंप दी गई। ऐसे पावर्स जो स्टेट और कंकरेंट लिस्ट में नहीं होने के बावजूद जो बच जाते थे, उनकी पावर गवर्नर जनरल के हाथ में दे दी गई है, ठीक है। और इट ऑल्सो अबोलिश डायरकी इन द प्रोविंसेस। जो डायरकी यहाँ पे लाई गई थी 1919 एक्ट ऑफ मॉन्टेग्यू क्लेम्सफोर्ड रिफॉर्म वाले जो एक्ट में 1919 में डायरकी इंट्रोड्यूस किया गया था प्रोविंसेस में, ये उसे एबोलिश कर देता है। और जो प्रोविंशियल ऑटोनॉमी होती है उस चीज़ को ये यहाँ पे इंट्रोड्यूस कर दिया जाता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, थोड़ा कन्फ्यूजन क्रिएट करता है, आप ध्यान से देखिएगा गाइज। इंट्रोड्यूस करता है यहाँ पे रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट इन द प्रोविंसेस, राइट। प्रोविंसेस में जो रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट होती है उसे इंट्रोड्यूस करता है। अब लास्ट एंड वेरी इंपॉर्टेंट एक्ट देख लेते हैं, इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट ऑफ 1947। तो यहाँ पे देखने को मिलता है, जैसा कि ये एक्ट बताता है कि 15 अगस्त 1947 तक भारत जो है एक इंडिपेंडेंट और सॉवरेन स्टेट के रूप में घोषित कर दिया जाएगा। और यहाँ पे ये भी राइट दिया गया कि अगर आप चाहें तो ब्रिटिश कॉमनवेल्थ से सिडीज कर सकते हैं, सेसीड कर सकते हैं एक्चुअली, ठीक है, निकल सकते हैं, हट सकते हैं, छोड़ सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे ये भी बात की गई कि जो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया था उसे भी, उस ऑफिस को भी यहाँ पे अबोलिश कर दिया जाता है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट यहाँ पे एक्ट के पॉइंट्स थे। ये आज हम पूरा का पूरा एक्ट इस वीडियो में कवर कर लिए हैं। तो हिस्टोरिकल बैकग्राउंड से कहीं से भी कुछ भी क्वेश्चन आता है, आप इस एक सिंगल PDF से और वो जो मेरा पहला वाला वीडियो है वहाँ से पूरा का पूरा क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। ये रिवीजन पर्पज़ के लिए अब द वन ऑफ द बेस्ट वीडियो आउट से होगा, ठीक है। तो देखिएगा, आशा करते हैं आपको पसंद आएगा।